एक चाइना में रेवोल्यूशन करने वाला इंसान था। हाँ। ठीक है, मौत से तुंग, जिसने इतना बेहतरीन इंसान था कि उसने सारे गौरैया को मरवा दिया, फिर उसकी जनता भूखे मर गई। तो ये जहाँ भी जाते हैं 2-4-5 करोड़ लोगों को साफ कर देते हैं। देखो माओवादी जो है ना, जहाँ तक भारत की बात है तो ये नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ माओवादी जो थे वो नक्सलवादी बन गए। अब वो अपनी ज़मीन हथिया रहे हैं, लोग की कब्जा कर रहे हैं। उसका उनके बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है। उनका काम है सिर्फ सेना को देख के उसको बम फोड़ देना, जितने नागरिक है सिविलियंस उसको मारना, बसें लूट लेना, ये सब उनका काम था। एक तरह का डाकू प्रगति के लोग थे। ब्रेन वॉशिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं जैसे जेएनयू से माओवाद को जोड़ के देखा जाता है। अब क्योंकि अब ये जो सरकार है 8% के ऊपर अंकुश लगा रही है, और जैसे हमारे गृह मंत्री ने कहा भी है, हमारे होम मिनिस्टर जी ने, उन्होंने बोला है अमित शाह जी ने कि ये 2026 मार्च 2026 तक माओवादी और नक्सलाइट बिल्कुल देश से समाप्त हो जाएंगे, और इसके खिलाफ कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है सर, बिल्कुल सटीक तरीके से। थैंक यू। पता है कि किसकी विचारधारा से प्रेरित है, कहाँ से जन्मा है माओवाद? नहीं पता। आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सुभाष। किसकी विचारधारा से प्रेरित होते हैं माओवादी? किसकी विचारधारा से प्रेरित होते हैं? अलग अलग इन्फ्लुएंसेस होते हैं इसके। माओ तो जो माओ थे चाइना में, जो नेता थे माओ करके, उनकी विचारधारा से प्रेरित है, जिनका ये मानना है कि जन विद्रोह करके सशस्त्र उठा के सत्ता पर काबिज हो जाओ, फिर अपनी। चंद्रमोहन। सर हमारा सवाल है कि आप जानते हैं कि माओवादी क्या होते हैं और किसकी विचारधारा से प्रेरित होते हैं, और माओ कौन था? देखो माओवादी जो है ना, जहाँ तक भारत की बात है तो ये नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ माओवाद। तो इनका क्या है, ये जो हिंसक रूप से किसी सत्ता को हथियाना चाहते हैं, ये क्या है हुआ तो ये कमज़ोर और ये जो अति पिछड़ों के नाम पे संगठित हुआ एक संगठन था ना, तो जो है देश में जो है इनके हकों के लिए लड़ने वाला था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये संगठन क्या हो गया, एक अतिवादी संगठन बन गया। अब हाँ, तो ये किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती अपनी विचारधारा जो आपका क्या नाम होगा सर? अमित नाम हुआ मेरा। क्या कहेंगे सर, माओवाद के बारे में जानते हैं आप, क्या है माओवाद? कुछ नहीं, एक फालतू सा प्रोपगंडा बनाया हुआ वही है, और तो कुछ नहीं है। प्रोपगंडा। हाँ, प्रोपगंडा। किसके द्वारा कहाँ से उत्पत्ति हुई है माओ? ये उत्पत्ति होती है इस तरीके से कि मैं आपसे खुश नहीं हूँ, बस इतना ही इसका। सर अगर मैं ये कहूँ कि माओ कौन था, तो क्या आप बता पाएंगे? एक चाइना में रेवोल्यूशन करने वाला इंसान था। हाँ। ठीक है, मौत से तुंग, जिसने इतना बेहतरीन इंसान था कि उसने सारे गौरैया को मरवा दिया, फिर उसकी जनता भूखे मर गई। तो ये जहाँ भी जाते हैं 2-4-5 करोड़ लोगों को साफ कर देते हैं। उसके भारत में कैसे मतलब ये चीजें एंटर की, इनकी जड़ें फैली, इधर नस्लवाड़ी में कैसे कन्वर्ट हो गया ये चीजें, माओवाद से नस्लवाद कैसे बन गया भारत में? ब्रेन वॉशिंग। किसके द्वारा की जा रही है ब्रेन वॉशिंग? किसके द्वारा की गई है ब्रेन वॉशिंग? ना, ये ब्रेन वॉशिंग की जाती है हमारे यहाँ पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के माध्यम से। तो जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो होता है, भाई देखिए ऐसा है, डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब उसमें ये तो नहीं हो सकता कि आपकी तरक्की हो मेरी ना हो, ये नहीं हो सकता। आज की डेट में देखिए ऐसा है, एक साधारण सी बात है, आप 5 लोग हम हैं यहाँ पे, सबको 50-50 हज़ार रुपया दे के छोड़ दीजिए। जिसकी जितनी काबिलियत होगी 10 साल के बाद वो वहीं पे मिलेगा। जो काबिल नहीं होगा वो फिर से, जो काबिल नहीं होगा ना वो फिर से भीख मांगता नजर आएगा, और जो मेहनती होगा उसके पास कुछ नहीं होगा वो फिर तरक्की कर लेगा। तो ठीक वही डेवलपमेंट का मॉडल है, जो उसमें मेहनत करता है वो अपनी तरक्की करता है। और उसमें माओवाद का रीजन ये कि समझाया जाता है कि तुम्हारा सब कुछ सरकार करेगी। अरे भैया सरकार कैसे कर लेगी, सरकार का भी तो सिस्टम है, उसको भी तो समझ में आना चाहिए कि ये एक ब्रेन वॉशिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं जैसे जेएनयू से माओवाद को जोड़ के देखा जाता है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि जेएनयू में भी माओवादी जड़ें पनप रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये आरोप सच है, या क्या कहेंगे? देखिए, एक जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है ना, उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं होता बच्चों को, ठीक है। इसको बोला जाता है क्लासरूम टू जॉब मॉडल, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको कहीं घुसा दिया गया। अब एक एग्जांपल के तौर पे जेएनयू में जो प्रोफेसर बना है, ठीक है, वो हर रोज 40 बच्चों को पढ़ाता है एक क्लास में, एवरेज मान लेते हैं, ठीक है, और वो एटलीस्ट 30 साल तक पढ़ाएगा, ठीक है। उस हिसाब से 30 साल में वो करीब 12,000 बच्चों को क्लास से बाहर निकालेगा, ठीक है। 12,000, 10,000। क्या ये बताइए वो 12,000 लोग फिर से हिस्ट्री के टीचर हो सकते हैं, या आने वाले समय में वो बढ़ जाएंगे? नहीं हो सकता। तो ये जो कैसे माओवादी विचारधारा को देश में समाप्त किया जा सकता है? माओवादी विचारधारा को समाप्त करने का सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है कि जो सरकार जो फ्रीबीज का सेवन कर रही है ना, इसको बंद कर दे, सब बंद कीजिए। जो मेहनत करेगा वो खाएगा।
ठीक है, जब तक ये और देखिए उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का फायदा होता है, माओइज्म में कुछ लोगों का फायदा होता है, ठीक है, जिसे मैं आपको भड़काया 500 लोगों को। इससे मेरा एक सवाल है, क्या विद्रोह के दम पे सत्ता काबिज करके पूरे जनता का भला किया जा सकता है, शासन किया जा सकता है? भैया अगर ये थ्योरी कहीं सफल रही हो तो बताइए ना। मतलब ये थ्योरी जो थी माओवाद की तो चाइना में खत्म हो गई। वो तो कहते हैं भैया सीधा सीधा ये है कि आप पैदा हुए, ठीक है, बात सुनिएगा, चाइना जो का जो कम्युनिस्ट जिसको बोला जाता है, वो कहते हैं आपका बेटा पैदा हुआ 18 साल तक वो आपका है, उसके बाद उसको सरकार टेक केयर करेगी, ठीक है, जब तक वो काम करेगा तब तक सरकार को कमा के देगा, जब बुढ़ा हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा कि भैया तुम्हारा जो बच्चा है वो तुम्हारी देखभाल करेगी। भैया काहे का कम्युनिज्म हुआ, काहे का माओवाद हुआ। और सर एक और सवाल है हमारा, क्या वजह है कि देश के युवाओं को माओ के बारे में नहीं पता, माओवाद के बारे में नहीं पता, नस्लवाद के बारे में नहीं पता, नक्सलिज्म या जो भी कहे नक्सलवादियों के बारे में नहीं पता, क्या वजह है? ये बताया थोड़ी जाता है, ये तो पॉकेट्स में होता है ना, कहीं पॉकेट्स में है, कहीं सीधे साधे लोग रहते हैं उनको भड़का दिया गया सरकार के खिलाफ। उसके बाद क्या होता है कि सरकार जो है वो कुछ रिटेलिएट करती है। मान लीजिए मैं आपके घर गया, आपके साथ बदतमीजी कर लिया, आप अपने घर पे गए, उसके घर वालों ने आया मुझे पीट दिया, क्योंकि मैं सरकारी पुलिस से हूं तो मैं 10 लोगों को लेके जाऊंगा, तो ये क्रम बढ़ता रहता है, ठीक है। इसको एक को गलत किया जाता है, उसके साथ 50 दुश्मन क्रिएट किए हो जाते हैं, फिर रिटेलिएशन होता है तो वो 50 से फिर 5000 पे पहुंच जाता है। ये इसकी थियरी है। इसका एक ही नियम है कि इसको जब तक आप सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अब धीरे धीरे माओइज्म इसलिए खत्म हो रहा है कि लोगों को समझ में आ गया कि इसका कुछ नहीं होने वाला है, इसमें 10 लोगों को फायदा होना है और 20 लोगों का नुकसान होने वाला है। ठीक उसका एक करंट उदाहरण आपको दूंगा मैं। आपने एक बारी बिहार में भूमिहार वाली कांड सुना होगा, ठीक है, ये सूरत नारायण या क्या नाम था, वो भूमिहार थे। ऐसा माओवादियों ने उनके बच्चे को 8 या 10 साल का था, उसको पटक पटक के मारा था। उसके बाद वहाँ के लोगों ने रिटेलिएट करना शुरू किया, जिसको बाद में कहा गया गुंडा राज, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपके साथ गलत करूंगा तो ये जरूरी नहीं है कि आप परहेज कर लें, हो सकता है आप भी तो वापस आएँ, और जब आप वापस आएंगे तो आपको पता है कि मैंने आपको मारा था, अकेले आप मुझसे जीत नहीं सकते, तो आप अकेले तो नहीं आओगे ना दोबारा पीटने के लिए। जब दोबारा आओगे तो 10 लोगों को लेके आओगे। अब जब 10 लोग मुझे मारेंगे तो फिर मैं भी तो ट्राई करूंगा कि दोबारा जाके मारूं, तो मैं फिर 25 लोगों को लेके जाऊंगा, तो ये क्रम बढ़ता रहता है। यही इसका मेन थियरी है कि परहेज और लोगों को आपस में समन्वय बैठाना होगा कि सरकार सबको भोजन नहीं करा सकती। जो शासन व्यवस्था जो चल रही है ना, हमेशा उसके खिलाफ रहते हैं और अपनी व्यवस्था को चाहे हथियार के दम पे हो चाहे कैसे भी हो उस तरीके से अपने उसको रखना चाहते हैं। और ये खास करके ये मार्क्सवादी पार्टी और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसी टाइम में हुआ करती थी ना, ये इन लोगों को ये लेके आए थे इसको। और वैसे मार्क्सवाद से जो प्रभावित लोग हैं ये जो लेनिन और माओ, क्या तुम एक सवाल है हमारा, देश के युवाओं को जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं तो उनको तो पता ही नहीं कि माओ कौन था, चीन का नेता था या कोई और था, उन्हें तो कुछ आइडिया ही नहीं है। कोई तो ये कह रहा है कि माओ जो है एक नस्ल है, एक प्रकार के जानवर है। देखो अगर ये उनसे 10 साल पहले पूछते ना तो वो बता देते। कारण क्या था कि पहले ये अपने बड़े मतलब जो है इसने बड़े बड़े कांड कर दिए थे, चाहे वो नक्सलवाद में ले लो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में ले लो, या झारखंड साइड में ले लो, और या छत्तीसगढ़ हो, तो इनमें बड़े बड़े कांड करते थे। जब से ये सरकार चेंज हुई है ना, ये तकरीबन माओवाद जो है एकदम समाप्ति की तरफ चला गया है। अभी लगातार खबरें आ रही, इस वजह से ये जो सुर्खिया में नहीं है और लोग इनकी तरफ उतना ध्यान भी नहीं दे रहे। अब इस विचारधारा को कोई मान भी नहीं रहा, कुछ गिने चुने रोल गए बीच में ढपली। आप कह रहे विचारधारा को नहीं मान रहे हैं। लगातार अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो जब से बंगाल में शुरुआत हुई इसकी माओवादी विचारधारा की, ऐसे तो काफ़ी सारी मुठभेड़ हुई हैं, काफ़ी सारी ऐसी गतिविधियाँ की गई हैं जिसमें कई लोगों की जाने गई हैं, और लगभग 13,000 कुछ सैन्य बल मारा गया है नक्सलवादियों के द्वारा। देखो एक टाइम में जो है ना ये एक टाइम में ये बहुत पावरफुल थे। इसकी वजह क्या है ना, ये लोग सिस्टम के खिलाफ चलते हैं। जो शासन व्यवस्था चलती है ना, ये हमेशा उसके खिलाफ चलते हैं, उसकी विचारधारा अपने पे, और ये सशस्त्र रूप से जो है उसका विरोध करते हैं। तो इनका कोई तो रोकेगा ना इनको, तो वो काम कौन करते हैं? सुरक्षा बल करते हैं। जब सुरक्षा बल इसको रोकने का काम करते हैं तो इनका आपस में वो होता है। एक टाइम में ऐसा था कि ये लोग काफ़ी हावी हो जाते थे। कारण क्या था? सुरक्षा बलों को उतने खुल के भी वो नहीं थे। और अभी जो है अब जो है जब से ये सरकार बदली हुआ ना, राष्ट्रवादी सरकार आई है, तो सुरक्षा बलों के हाथ एकदम बिल्कुल खुले हुए हैं, और तब से माओवादियों का तकरीबन नामो निशान तक तो मिटता जा रहा है। और कुछ जगहों में रहेगा वो भी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। उम्मीद है इतनी?
हाँ, उम्मीद इसलिए है क्योंकि इस टाइम में जो सुरक्षा बल जो चाहे आप जम्मू कश्मीर में देख लो, चाहे कहीं भी देख सवाल लो। और है क्या माओवाद के रूप में चाइना की जो गलत नीतियां हैं वो भारत के खिलाफ इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं भारत? देखो, ये पहले इनके ऊपर तकरीबन शक होता था क्योंकि जब भी चाइना कुछ करते तो हर एक उसके जो है एक अपना एक वो रहता, किसी भी देश में कुछ विचारधारा को पैदा किया जाता जो वहाँ की सरकार से लड़ता रहे, उसको कमज़ोर करता रहे, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे दूसरी तरीके से हो। तो ये सब था, लेकिन जब से राष्ट्रवादी सरकार केंद्र में आई है ना, तो चाइना को भी लग गया कि भाई अब जो है अब नहीं होगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को आप राष्ट्रवादी के तौर पे क्यों देखते हैं? मैं उनको इसलिए देख रहा हूँ कि पहले जम्मू कश्मीर की बात ले लो तो वहाँ पे एक देश और दो विधान थे, लेकिन धारा 370 खत्म करने के बाद में वो एक राष्ट्रवादी सरकार कर सकती है जो चाहती है कि सब एक ही झंडे के नीचे हो, सब देशवासियों का एक ही संविधान हो, एक ही विधान हो। तो इसलिए मैं इस सरकार को राष्ट्रवादी सरकार के रूप में देखता हूँ। और जो पहले जो सरकारें थी ना, उनके टाइम में दो विधान चल रहे थे और वो उस टाइम में देखो तो सुरक्षा बलों का क्या हाल था, वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, बाहर से आतंकवादी आते थे, फिर भाग भी जाते थे। लेकिन अब आते तो हैं, लेकिन एक ही जगह जाते हैं, सीधा ऊपर ही जाते हैं। फिर ऐसी बात पाकिस्तान से भी तो तुम्हारा तो देश के अंदर ही माओवादी भरे पड़े हैं। तो यहाँ सोची समझी साजिश के तहत पहले माओवादियों को फंडिंग दी गई, उन्हें उकसाया गया, धर्म के खिलाफ करा गया, जो हिंदू के विरुद्ध खड़ा करा गया उन्हें की विचारधारा यानी माओ का अनुसरण इतनी जल्दी भारत के तमाम राज्यों में कैसे करने लग गए लोग? अब ये इतनी घटनाएं आ रही हैं नक्सलवाद की, नक्सलवादियों द्वारा किए गए इतने कुकृत्य सामने आते, तो क्या वजह रही है ऐसी? क्या वजह कि वो हमारे सशस्त्र बलों से लड़ते हैं? देखिए, अभी जो आप देख रहे होंगे तमिल जो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम वहाँ पे मैतई और समुदाय का जो चल रहा है कर्नाटक, वहाँ आप देख रहे होंगे कौन सी स्टेट है वो सबसे ज़्यादा जहाँ पे माओवादी का स्कोर है। तो ये सब चीज़ें सोची समझी सब, छत्तीसगढ़ में तो माओवादी है ही। अभी एक स्टेट और मणिपुर के अंदर भी दो समुदायों के आपस में लड़ाई चल रही है। नहीं, वो तो माओवादी, उसको माओवादी कहेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह से हर जगह पे एक बीज बोया गया, ऐसे हिंदू मुस्लिम तो एक बहुत ही बड़ा बीज है, ये तो तुष्टिकरण का पहाड़ इन लोगों ने बोया। साथ में उन्होंने हर स्टेट के अंदर माओवादी नक्सलवादी खड़े करें, विपक्षी दलों ने, विपक्षी पार्टियों ने। अब उनके ऊपर अंकुश लगाने का बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, क्योंकि माओवादी जो थे वो नक्सलवादी बन गए। अब वो अपनी ज़मीन हथिया रहे हैं, लोग की कब्जा कर रहे हैं, उसको उनके बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है। उनका काम है सिर्फ सेना को देख के उसको बम फोड़ देना, जितने नागरिक है सिविलियंस उसको मारना, बसें लूट लेना, ये सब उनका काम था। एक तरह का डाकू प्रगति के लोग थे। अब क्योंकि अब ये जो सरकार है 8% इनके ऊपर अंकुश लगा रही है, और जैसे हमारे गृह मंत्री ने कहा भी है, हमारे होम मिनिस्टर जी ने, उन्होंने बोला है अमित शाह जी ने कि ये 2026 मार्च 2026 तक माओवादी और नक्सलाइज बिल्कुल देश से समाप्त हो जाएंगे, और इसके खिलाफ कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, बिल्कुल सटीक तरीके से। थैंक यू। आध्यात्मिक से जुड़े हैं, लेकिन देश से जुड़े मुद्दों के बारे में तो पता होता होगा। इतनी घटनाएं आती माओवादियों को लेकर? ना जी, नहीं है पता। नहीं पता जी। पढ़ाई कहाँ तक की है? ओनली 10 तक पढ़ी है। आपका क्या नाम होगा सर? विशाल। आपको पता है माओवादी क्या होते हैं या माओ कौन था? नहीं, इसे पता होगा। इंस्टाग्राम चलाता हूँ। रील देखते हैं क्या? माओवादी नक्सलवादी हाँ जानती हूँ। क्या होते हैं? किसकी विचारधारा से प्रेरित होते हैं? पता नहीं। नहीं है पता, कोई आइडिया नहीं है। मुठभेड़ की खबरें आती रहती है लगातार, पता है कि किसकी विचारधारा से प्रेरित है, कहाँ से जन्मा है माओवाद? नहीं पता। आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सुबह। क्या नाम होगा सर आपका? वैभव। सर लगातार आप खबरें सुनते होंगे कि तमाम जगह माओवादी मारे गए हैं या नक्सलवादी मारे गए हैं। क्या जनता को पता है कि क्या होते हैं माओवादी? देखिए, माओ संगठन अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आप पूछ रही हैं हाल ही की खबरों के मुताबिक, तो नक्सल जो हैं वो कई मारे गए हैं, कई उन्हें सरेंडर किया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि माओवादी संगठन वो संगठन होते हैं जो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक हताशा होती है। वो हताशा जो तब आती है जब उनसे वादे किए जाते हैं कि हम आपको मुख्य धारा से जोड़ेंगे, लेकिन मुख्य धारा में ना जोड़े जाने के बाद जब उनकी ज़िंदगियां उन्हें लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब वो लोग माओवाद का रास्ता अपनाते हैं। किसकी विचारधारा से प्रेरित होते हैं माओवादी? किसके विचारधारा से प्रेरित होते हैं? अलग अलग इन्फ्लुएंसेस होते हैं इसके। माओ तो जो माओ थे चाइना में, जो नेता थे माओ करके, उनकी विचारधारा से प्रेरित है, जिनका ये मानना है कि जन विद्रोह करके शस्त्र उठा के सत्ता पर काबिज हो जाओ, फिर अपनी मांगे पूरी करो। देखिए, हिंसा के जरिए रास्ता कभी निकला नहीं है, लेकिन वही है कि आज हम जिस इकोसिस्टम में रहते हैं वहाँ पर हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा रास्ता अपनाया है, वो है सरेंडर का। जो माओइस्ट ग्रुप होते हैं उन्हें कहा है कि आप सरेंडर कीजिए। अब क्या होता है कई बार कि देखिए,
घटनाएं आ चुकी हैं अभी तक तमाम जगह से जगह जगह पर खबरें आती रही हैं आज तक कि इस जगह पर माओवादियों ने इतने सैन्य बलों को ढेर कर दिया या इतनी जगह मुठभेड़ हो गई, इतनी जगह आतंकवादी गतिविधियां उत्पन्न कर दी है। ये वो लोग हैं ना जो अब काबू में नहीं आएंगे। अब कहते हैं एक बिगड़े हुए बच्चे को या तो आप सुधार दीजिए या फिर उसकी पिटाई कीजिए। तो ऐसे जो हैं जो बिगड़ चुके हैं उनकी पिटाई करना तो ज़रूरी है। अब जो हमारे देश के सुरक्षा बलों को मार रहे हैं, हमारे सुरक्षा बल अगर शहीद हो रहे हैं तो उन्हें तो सबक सिखाना। सवाल यहाँ पे ये बनता है ना कि ये सुरक्षा बलों के साथ क्यों लड़ रहे हैं, सुरक्षा बलों से क्या आपत्ति है? देखिए ये कहाँ से आए नक्सल जो पूरा का पूरा सेटअप है, ये कहाँ से आया इकोसिस्टम? ये आया है आपके आदिवासी लोगों से। आदिवासी लोगों का ये ग्रुप है जिन्हें सरकार ने कहा कि हम आपको मुख्य धारा से जोड़ेंगे, लेकिन जोड़े नहीं गए। और जब जोड़े नहीं गए तो वो असंतुष्ट हुए, जिसकी वजह से असंतुष्ट होने का मतलब ये है कि आप मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाकर, आप माओ की विचारधारा को अपनाकर अपने ही राष्ट्र के खिलाफ हो जाओ। देखिए मैं एक किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम है मैं भी भारत। वो आदिवासियों की ज़िंदगी पे आधारित किताब है और उस किताब में बड़े अच्छे से इमोशंस बताए हुए हैं कि एक आदिवासी परिवार जो होता है उन्हें पहले जंगलों से बाहर निकाला गया, फिर एक गांव में एक छोटी सी ज़मीन उन्हें दी गई जिस पर वो लोग खेती करते थे। उस छोटी सी ज़मीन पर जहाँ वो खेती करते थे वहाँ पर भी प्रकृति की ऐसी मार पड़ती थी, कभी सूखा पड़ता था, कभी और बहुत से जुल्म थे। अब उनकी भी कहानियाँ होती हैं, उनकी भी प्रेम कहानियाँ होती हैं, उनकी भी अपने छोटे छोटे किस्से होते हैं ज़िंदगी। देखिए भारत में कैसे फैली है माओ की विचारधारा, माओवादी विचारधारा उत्पन्न कैसे हो गई? क्योंकि जो माओवादी का मतलब जो माओ की विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो ये विचारधारा भारत के कोनों कोनों में कैसे पहुंच गई? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में कैसे पहुंच गई? देखिए सरकारें जो प्रयास कर रही है ना अभी सरेंडर वाला, कि आप सरेंडर कीजिए आइए, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और जो बहुत ज़्यादा आक्रामक है, जो कहते हैं हम सरेंडर नहीं करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं पस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन ये फैला इसी वजह से है क्योंकि उनसे वादा किया गया, उनसे पहले तो जंगलों से बाहर निकाला गया। किसी को आप घरों से बाहर निकालोगे ये बहुत बड़ा पाप होता है। सर हमारे ये सवाल भी है ना कि हमें जानना चाह रहे हैं कि देश के युवाओं में या देश के लोगों को क्या इसके बारे में पता है कि वास्तव में है क्या ये चीज़ें? देखिए जब आप किसी से बात करती हैं ट्राइबल की, आदिवासी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ट्राइबल डांस से आगे किसी की सोच जा ही नहीं पाती है। और मुझे लगता है कि हम सबको किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। कई लोगों को आपने देखा हो जेएनयू से जोड़ के देखते हैं माओवादियों को, कहते हैं कि जेएनयू में भी इसकी विचारधारा पनप रही है। देखिए इस बारे में मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ जी। आपका क्या नाम है?